नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आयुष्मान में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षिता शर्मा, जो कि बंसल किडनी रोग विशेषज्ञ और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। डॉक्टर हर्षिता, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाली किडनी की बीमारियों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं, कैसे बचना है, कैसे इसका इलाज कराना है, ये तमाम सवालों के जवाब आज हम डॉक्टर से जानेंगे। तो सबसे पहले मैम ये बताइए, आपकी प्रेगनेंसी में किडनी खराब होने की क्या वजह हो सकती है, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं? किडनी प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। बहुत सारे बदलाव होते हैं बॉडी में, जिसका असर देखा जाता है मोस्ट कॉमनली कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें ऐसे चेंजेस होते हैं कि बीपी एक नॉर्मल हेल्दी वीमेन के मुकाबले प्रेगनेंसी में वो बीपी फॉल होना एक नॉर्मल बात माना जाता है जी। ऐसे ही चेंजेस हमारे किडनी लेवल पे भी होते हैं, जिसको बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में ऑटो रेगुलेशन किडनी का अफेक्ट होता है, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर पाती है। तो इस नेचुरल प्रोसेस में अगर कभी किडनी इंजरी हो जाती है, जो कि बहुत ही ससेप्टेबल किडनीज मानी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहाँ एक ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि कोई भी इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, कोई भी ड्रग जो किडनी को अफेक्ट करता है या इन्फेक्शन होता है, वो किडनी इंजरी कर सकता है जी। उसी को किडनी फेलियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोला जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर देखा जाए तो हर ट्राइमेस्टर, जैसे कि प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का एक पूरा प्रोसेस है, उसको ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, 3 मंथ्स ईच ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने कुछ कॉजेज़ हैं, जहाँ की इन्फेक्शन एक मोस्ट कॉमन कॉज माना गया है किडनी फेलियर का। जैसे कि कोई भी लेडी है जिनको अगर वो अबॉर्शन के लिए प्रोसीड करती हैं और उस दौरान, उस प्रोसेस के दौरान उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से ऑलरेडी एक वीक किडनी अफेक्ट होती है एंड ये किडनी इंजरी का कारण बन सकती है। एक कॉमनली हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग का बहुत कॉमन सिम्टम रहता है, लेकिन अगर किसी को एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी में किडनी इंजरी होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि डिहाइड्रेशन इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। दूसरा ये देखा जाता है कि जिनको ऑलरेडी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है और प्रेगनेंसी में अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट किडनी पे देखा जाता है, वो भी एक किडनी इंजरी कर सकता है। सो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ हैं। जैसे जैसे आगे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो इसका देखा जाता है कि लोगों में हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीपी यूजुअली प्रेगनेंसी में फॉल करता है, बट अगर बढ़ा हुआ पाया जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। मैम, ये रिस्क कब बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ ये भी आप बताइए कि कौन सी महिलाओं में ये ज़्यादा रिस्क होता है? ऐसी महिलाएं जिनको पहले से हाइपरटेंशन की बीमारी है, जिनको पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या कभी पास्ट में उनको एक्यूट किडनी इंजरी जैसी शिकायत रही है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स ओबीज हैं, मॉर्बिडली ओबीज हैं, या एल्डरली प्राइमी हैं। एल्डरली प्राइमी का मतलब होता है कि थोड़ी एल्डरली एज में उनका फर्स्ट कंसेप्शन हुआ है, और जिनका पास्ट हिस्ट्री रहा है कि प्रीवियस प्रेगनेंसीज में उनको हाइपरटेंशन की बीमारी थी प्रेगनेंसी में, बट उसके बाद उन्होंने कभी फॉलो अप नहीं लिया है। तो सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसी सिचुएशन जहां अनडिटेक्टेड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहे, ऐसी चीज़ें किडनी इंजरी को प्रेसिपिटेट कर सकती है एंड किडनी फेलियर हो सकता है प्रेगनेंसी में। बिल्कुल, ये तो मैम सिम्टम्स हो गया, ये हमने जाना कि कैसे होता है, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्या इसका इलाज है, किस तरह से इसके टेस्ट होते हैं, इसको कब दिखाना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यूजुअली प्रेगनेंसी में जैसे सबको पता है कि एएनसी एंटीनेटल चेकअप होता है, तो जैसे ही एक लेडी को एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है या टेस्ट कराते हैं, तो ऐसे ही उनको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो माना जाता है वो यही होता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट कराएं कि ब्लड प्रेशर कैसा है। और ऐसी फीमेल्स जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उनको एक स्पेशल तरीके की स्क्रीनिंग में और ट्रीटमेंट में रखना चाहिए ताकि उनका ब्लड प्रेशर थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंट्रोल रहे। ऐसी फीमेल्स जिनका बीपी नॉर्मल है, उनको कोई शिकायत नहीं है, टाइम टू टाइम उनको 2 टेस्ट, मेनली सीरम क्रिएटिनिन
एंड यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जो अंडर 300 रुपीज़ के अंडर टेस्ट आते हैं। ऐसे टेस्ट एवरी टाइम जब भी वो जाते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, उनको ये 2 टेस्ट कराने चाहिए ताकि हम अर्ली स्टेज में ही किडनी फेलियर को, किडनी इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर पाएँ। रही बात सिम्टम्स की, तो एक फीमेल जिसको माइल्ड डिग्री या सीवियर डिग्री किडनी फेलियर है, उनके कॉमनली सिम्टम्स जो देखे जाते हैं कि रिकरेंट वॉमिटिंग हो रहा है जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है। उनको बहुत अधिक स्वेलिंग, जो कि माना जाता है कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल स्वेलिंग होना एक नॉर्मल बात है, बट बहुत ही अधिक स्वेलिंग पैरों पे, फेस पे, हाथ पे, पेट पे होना एक एबनॉर्मल साइन है कि अंडरलाइंग किडनी डिजीज या किडनी फेलियर है। इसके अलावा बहुत ही हेडेक रहना, कुछ फीमेल्स को एंड स्टेज तक सीजर, जिसको बोला जाता है दौरा आना, ये एक इनडायरेक्ट मार्कर है कि कहीं ना कहीं एक्सेलरेटेड बढ़े हुए बीपी की वजह से किडनी इंजरी भी हो सकती है। आपने यहाँ बीपी पेशेंट की बात की, अगर वो बीपी की भी मेडिसिन ले रहा है और महिला जो है प्रेग्नेंट भी है और प्रेगनेंसी भी की अपनी दवाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस समय लेडी जो है लेती है, तो ऐसे में क्या ये जो बीपी वाली मेडिसिन है इसका किसी तरह से असर पड़ता है? बीपी वाली मेडिसिन कुछ ही मेडिसिन होती है जो पूरा एविडेंस बेस्ड है कि दे आर सेफ फॉर फीटस, मतलब बेबी के लिए भी सेफ हैं और दे विल रिड्यूस बीपी, वो बीपी भी कम करेंगी। तो ऐसी मेडिसिन बहुत ही कम है जो कि एक स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ही वो प्रिस्क्राइब की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सभी बीपी मेडिसिन सेफ नहीं होती, कुछ मेडिसिन इस तरीके से भी होती है कि वो ग्रोइंग बेबी पे भी असर डालती है। तो जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं आप उनको टाइम पे खाइए जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, और बीपी को मॉनिटरिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। इसके साथ साथ जब बीपी डिटेक्ट होता है तो किडनी के टेस्ट, जैसे कि पहले भी बताया है कि सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू एंड यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। मैम, किसी के घर में अगर किसी भी लेडी को देखिए किडनी की बीमारी होती है और प्रेगनेंसी चल रही है, क्या इस समय में डायलिसिस कराना ठीक रहता है? क्योंकि कई फैमिली के लोग ऐसे होते हैं, मना करते हैं कि घर का कामकाज कौन करेगा, तो क्या डायलिसिस कराना ज़रूरी है और कब कराया जा सकता है? किडनी जो फेलियर है उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, लाइक माइल्ड डिग्री है, मॉडरेट है और सीवियर डिग्री रीनल फेलियर है। सो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हम दवाइयों से मैनेज करते हैं अनटिल अनलेस कि इस तरीके के किडनी के कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे, जमने लगे, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। जैसे अत्यधिक पोटेशियम, बहुत ही कम बाइकार्बोनेट होना, अत्यधिक फ्लूइड होना, क्योंकि फेलिंग किडनी एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर को निकालने में सक्षम नहीं होती। उन्हीं सिचुएशन में डायलिसिस की सलाह दी जाती है, और डायलिसिस एक मशीन की प्रक्रिया है जहां हम एक्स्ट्रा फ्लूइड, लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। अब सवाल होता है कुछ लोगों का कि डॉक्टर साहब एक ही बार होगा कि बार बार चलेगा जी? सो ये डिपेंड करता है कि किडनी जो उनकी ओरिजिनल नेटिव किडनी है वो किस तरीके से अपने आप को रिकवर करती हैं, इन द फॉर्म कि उनका यूरिन अच्छा आने लगता है एंड टॉक्सिन लेवल बॉडी में कम होने लग जाते हैं। उस सिचुएशन में डायलिसिस रुक जाता है। किडनी का GFR मैम क्या होता है, इससे क्या असर पड़ता है, इसको कैसे समझा जाए आसान भाषा में? किडनी का GFR एक फिल्ट्रेशन रेट है, जो मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं, क्योंकि किडनी एक फिल्टरिंग मशीन है जो कि हमारे पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करती है एंड टॉक्सिन्स को बाहर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। सो फिल्ट्रेशन रेट जैसे किसी भी मोटर का रेट होता है, इस तरीके से GFR एक किडनी की कैपेसिटी है कि वो 1 मिनट में कितना ब्लड हमारा फिल्टर कर रही है, उसी को GFR बोला जाता है। जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में GFR कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इफेक्ट्स। सो कम होने का मतलब है कि क्रिएटिनिन का वैल्यू ये इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप समझ पाए तो अगर किसी का GFR बढ़ता है तो क्रिएटिनिन का वैल्यू उसकी बॉडी में कम होने लगता है। क्रिएटिनिन का वैल्यू एक प्रेग्नेंट फीमेल में नॉर्मल फीमेल के मुकाबले उसी एज की हमेशा वैल्यू कम रहता है। अगर क्रिएटिनिन वैल्यू एक प्रेग्नेंट फीमेल में माना जाता है, बहुत ही एविडेंस बेस्ड बात है कि सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू अगर 1 से अधिक होता है तो आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। इसका इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि किडनी कहीं ना कहीं अफेक्टेड है और किडनी फेलियर में जा रहा है। उसके कॉज को सही टाइम पे डायग्नोज करना, ट्रीट करना, यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
किडनी की जो ये बीमारी है मैम, प्रेगनेंसी के समय क्या ये बच्चे पर भी असर पड़ सकता है? अगर किसी प्रेगनेंसी लेडी को किडनी की बीमारी हो गई है तो क्या बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है? उसमें क्या कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? जब एक मदर को किडनी फेलियर होता है, सबसे पहले तो डिग्री ऑफ किडनी फेलियर कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, उस डिग्री से हम पता लगा सकते हैं या एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फीटस पे, ग्रोइंग बेबी पे क्या इफेक्ट आ सकता है। अमूमन देखा जाता है कि माइल्ड डिग्री फेलियर है और पूरे मॉनिटरिंग के साथ अगर प्रेगनेंसी हम आगे प्रोसीड कर पाए तो इस तरीके के फीटस में इफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी अराउंड लेस देन 10% होती है कि फीटस कम ग्रो करते हैं, जिसको IUGR बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या समय से पहले पैदा हो जाना, डिलीवरी हो जाना, जिसको हम प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं, या स्टिल बर्थ मतलब कि बेबी लाइव बेबी पैदा नहीं होता है। ये सब इफेक्ट होते हैं हार्मफुल टॉक्सिन जो किडनी फेलियर में हमारी बॉडी से वॉश आउट नहीं हो पाते, या बढ़े हुए BP के कारण इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो मदर का ये बोलना या मदर का डिस्प्रपोर्शनेटली वेट गेन ना करना, नॉर्मली वेट गेन ना करना, मदर का ये बोलना कि मुझे मूवमेंट्स बेबी की कम लग रही है, या उनका ग्रोथ ऑफ बेली आपको प्रोपोर्शनेटली नहीं लगना विद मंथ, ये सब इनडायरेक्ट फीचर हैं, या अत्यधिक ग्रोथ ऑफ बेली लगना, ये सब इनडायरेक्ट मार्कर हैं कि बेबी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से अफेक्टेड है। डॉक्टर हर्षिता, क्या डायलिसिस कर रही महिलाओं को जिनको ये किडनी की बीमारी है, ये जो डिसीज है, ऐसे में डायलिसिस कर रही हैं जो महिलाएं, क्या अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो क्या संभव है? डायलिसिस कर रही महिलाएं मतलब कि वो CKD हो चुके हैं। सो CKD एक ऐसी डिजीज है जो अदर हार्मोनल इम्बैलेंस करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होना डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अभी बहुत ही सारे हमारे पास ऐसे एविडेंसेस आ चुके हैं जहां ये देखा गया है कि हम हार्मोनल थेरेपी की मदद से एंड इंटेंसिव डायलिसिस सेशंस, यूजुअली 12 घंटे एक हफ्ते में डायलिसिस की अगर किसी को सलाह दी जाती है, तो वही एक फीमेल जो चाहती है प्रेग्नेंट होना या प्रेगनेंसी चाहती है, उनके लिए इंटेंसिव डायलिसिस सेशंस लाइक मोर देन 20 आवर्स, एक हफ्ते में 20 घंटे से अधिक डायलिसिस की अगर उनको पद्धति पर रखा जाए तो ऐसे केसेस में उनका प्रेगनेंसी संभव है। हालांकि जो रिस्क रहता है फीटस पे वो नोन रहता है एंड पूरा सुपरविजन में वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज भी देखी गई हैं। मैम, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज हमारा ये प्रोग्राम देख रही होंगी, ऐसे में अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए, इस समय जो हाइपरटेंशन देखी जाती है, ऐसे में क्या इसका किडनी की बीमारी में किसी तरह का असर पड़ता है? किडनी खराब होने का क्या एक रीजन बन सकता है? हाइपरटेंशन अगर बहुत तरीके से हम अगर प्रेगनेंसी से कोरिलेट करें तो 3 तरीके से हाइपरटेंशन को हमने डिवाइड किया है। अगर कोई हाइपरटेंसिव ऑलरेडी हाइपरटेंशन है किसी फीमेल को और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको शुरू से ही इस बात की जानकारी होनी चाहिए या उनको पता होता है कि हमें अपना BP कंट्रोल रखना है, और डे 1 पे ही जैसे ही उन्हें जानकारी होती है कि वो कंसीव कर चुके हैं तो उनको अपना किडनी असेसमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए एज पर हर डॉक्टर्स एडवाइस। सेकंड होता है कि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद हाइपरटेंशन डायग्नोज होता है, जिसको हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। ये बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान हुए बॉडी में चेंजेस की वजह से हाइपरटेंशन होता है। अमूमन देखा जाता है कि ज़्यादातर पेशेंट में प्री एक्लेम्शिया जैसी सिचुएशन जो प्रेगनेंसी के दौरान ही हाइपरटेंशन डेवलप हुआ, वो प्रेगनेंसी के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाती है जैसे ही उनका डिलीवरी होता है या प्लेसेंटा डिलीवर होता है। लेकिन इन फीमेल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको फॉलो अप में जब भी आगे डॉक्टर से एडवाइस लें, बेबी का वैक्सीनेशन कराने जाएं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर पे अपना एटलीस्ट जस्ट एक BP मॉनिटरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में ये चीज़ चेंज ला सकता है कि अनडायग्नोज्ड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन को वो अर्ली डायग्नोसिस कर सकती हैं। बिकॉज ये माना जाता है कि एक बार हमें हाइपरटेंशन हुआ, डिलीवरी के बाद नॉर्मल वैल्यूज आने लगी, तो कभी हमें हाइपरटेंशन आगे नहीं हो सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है जिसको समझना चाहिए कि कोई भी लेडी जिसको हाइपरटेंशन एक बार प्रेगनेंसी में हो जाए
उनको हमेशा अपने हाइपरटेंशन मॉनिटरिंग का ध्यान रखना चाहिए, भले ही उनको मेडिसिन चल रही है नहीं चल रही है, बिकॉज ये देखा जाता है कि प्री एक्लेम्शिया जैसी सिचुएशन या हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन लॉन्ग टर्म लाइफ में जैसा भी जितना भी लाइफ है उसमें आपका रिस्क ऑफ हैविंग किडनी इंजरी, चाहे माइल्ड किडनी इंजरी हो, उसका रिस्क 8 टाइम्स एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल जिसको कभी भी हाइपरटेंशन नहीं था प्रेगनेंसी में, 8 टाइम्स उसका रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल मैम, किसी प्रेग्नेंट लेडी की अगर बात की जाए, किडनी को लेकर हम बात कर रहे हैं, ऐसे में डाइट कैसी होनी चाहिए, डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, क्या उसको खाना चाहिए ताकि किडनी किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो? किडनी का डाइट से अगर मैं रिलेशन बोलूँ तो अगर प्रिवेंशन की बात आती है तो नमक का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सॉल्ट जो हम बोलते हैं, किसी भी तरह के सॉल्ट अगर हम बहुत ही अधिक उसका सेवन करते हैं तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत अफेक्ट करता है। दूसरा, हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर रिटेंशन होने लगता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है एंड बहुत सारे चेंजेस होते हैं टिश्यू लेवल पे, जिसकी वजह से ऑलरेडी ऑल्टर्ड किडनी फंक्शन जो कि प्रेगनेंसी में, नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं, किडनी के लेवल्स पे चेंज जो होते हैं वो एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक से और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो जो भी ऑटो रेगुलेशन किडनी के बचाव के प्रोसेस हैं वो सब वीक पड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में किडनी इंजरी होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। सेकंड, हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल रहेगा तो ग्रोइंग बेबी पे इसका इफेक्ट देखा जाता है कि ग्रोथ कम होती है, प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं एंड प्री टर्म डिलीवरीज एक ग्रोइंग बेबी के लिए बहुत ही अनहेल्दी देखा जाता है उसके आगे के फ्यूचर लाइफ में। सो पहली चीज़ कि हमें कंट्रोल वे में सॉल्ट इनटेक करना चाहिए। सेकंड, जो भी अगर किडनी फेलियर किसी को हो जाता है तो उस स्थिति में जो कि हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी में फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, हेल्दी रहता है, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि बेबी के लिए अच्छा हो। अगर किडनी फेलियर किसी को हो जाता है तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स जिसमें बहुत ही अत्यधिक पोटेशियम होता है, सभी वेजिटेबल्स में नहीं, कुछ वेजिटेबल्स जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो किडनी फेलियर में एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा कर सकता है अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा रहता है तो। सो किडनी फेलियर पेशेंट्स को फ्रूट्स, लिमिटेड फ्रूट्स, लो पोटेशियम फ्रूट्स, लो पोटेशियम वेजिटेबल्स ही कंज्यूम करनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जिनको माना जाता है कि दे आर हाई इन पोटेशियम, पोटेशियम वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, सो ड्राई फ्रूट्स ऐसे केसेस में रिकमेंडेड नहीं है। एंड प्रिवेंशन में सॉल्ट इनटेक कम करना एंड एंटीऑक्सीडेंट्स की चीज़ें हम बोलें, सप्लीमेंट्स नहीं, आप फ्रूट्स ही, अगर आपका नॉर्मल रीनल फंक्शन है, किडनी टेस्ट नॉर्मल है तो आप फ्रूट्स खाइए, लो सॉल्ट इनटेक लीजिए, एनिमल प्रोटीन्स अवॉइड करिए, प्लांट प्रोटीन्स पे आइए, यही सब सलाह दी जाती है अलॉन्ग विद जो एडवाइस एक ऑब्स्टेट्रिशियन देते हैं, डाइटरी एडवाइस उसके साथ। बिल्कुल मैम, देखिए बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी की बीमारी दूर हो जाती है। ऐसे में बॉडी को हाइड्रेटेड करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में प्रेग्नेंट लेडी को कितना पानी पीना चाहिए, कितने गिलास उसको पानी पीना चाहिए और क्या डाइट में लिक्विड को शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी फीमेल, तो उन्हें अपना वाटर इनटेक मेंटेन करना चाहिए एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पर डे के हिसाब से। एंड एक सिचुएशन बन जाती है स्पेशली इन लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी जहाँ पर आप फीमेल को लगता है कि वो ज़्यादा पानी लेंगी तो उन्हें यूरिन बार बार जाना पड़ेगा, बिकॉज ग्रोइंग बेबी की वजह से ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और उनका यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ फीमेल्स अपना वाटर इनटेक कम कर देती हैं, तो मेरी सलाह यही है कि वाटर इनटेक अपना बैलेंस करके रखेंगे, 2 to 3 लीटर्स इज सफिशिएंट एक हेल्दी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। और किडनी की बीमारी में और कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए इन तमाम महिलाओं को जो कि प्रेग्नेंट भी हैं, अपनी बॉडी का भी ख्याल रख रही हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं? ऐसे में और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए ताकि 9 महीने वो भी स्वस्थ रहें और उनका जो आने वाला जो बेबी है वो भी स्वस्थ रहे? सबसे पहले उस चीज़ में अपना बीपी मॉनिटरिंग जो कि अपने ही हाथ पे है कि हम एक मशीन से अपना बीपी मॉनिटरिंग सुबह शाम मेजर कर सकते हैं। एक टारगेट वैल्यू जो आपको एडवाइस पे बताई गई है कि इतना टारगेट आपका होना चाहिए बीपी मेंटेन करने के लिए। अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लें, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट या मेडिसिन ना लें, चाहे वो पेन के लिए हो
चाहे वो बीपी मेडिसिन हो, बिकॉज सभी बीपी मेडिसिन किडनी इंजरी या प्रेगनेंसी में सेफ नहीं रहती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो फीटस पे, ग्रोइंग बेबी पे इस चीज़ का इफेक्ट नेग्लिजिबल या हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैम मोटापा की बात करें, ये भी देखिए अपने आप में एक बीमारी है, मोटापा और प्रेगनेंसी, तो क्या ऐसे में ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है? अगर रिस्क ज़्यादा हो जाता है तो इस समय क्या करना चाहिए? ओबेसिटी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बीमारियों के लिए एक रिस्क फैक्टर है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, जॉइंट मस्कुलर स्केलेटन इन्वॉल्वमेंट की बात करें, जॉइंट पेन्स होना, एक्सेसिव सॉल्ट वाटर रिटेंशन होना जिससे कि आपकी मोबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, आपका ओवरऑल जो टायर्डनेस है उसको बढ़ा सकता है। तो अगर ऐसी फीमेल्स कंसीव करती हैं तो उनको स्पेसिफिकली अपना बीपी एंड शुगर मॉनिटरिंग के बारे में सोचना चाहिए, रेगुलरली इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रखना चाहिए, रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। अपनी डाइटरी हैबिट्स को बहुत मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हम ऐसी चीज़ें ना कंज्यूम करें जो बहुत ही ज़्यादा नमक वाली हों, पिकल्स हैं, पापड़ हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, सोडा है, इवन फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड शुगर लोडेड चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ओबेसिटी शुगर की टेंडेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को बढ़ा देती है, जो इनडायरेक्टली एक तरीके से किडनी को अफेक्ट करती है, या तो प्रेगनेंसी के दौरान, नहीं तो लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल। और क्या करना चाहिए मैम इसके अलावा? क्या किडनी की बीमारी जिस लेडी को है, प्रेग्नेंट भी है, तो क्या इससे कोई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं? क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं कि लगे कि कोई दूसरी बीमारी हो रही है? ऐसा कुछ अगर लगता है तो क्या करना चाहिए फिर? एक सिनेरियो जहाँ प्रेग्नेंट फीमेल को किडनी डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट्स, क्योंकि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर जो है वो नहीं निकाल रही है, तो उनमें कभी कभार देखा जाता है एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर के लोड की वजह से हार्ट फेलियर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, लंग्स में पानी भर सकता है जिससे निमोनिया की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये सब बहुत ही एक्सट्रीम में किडनी फेलियर में अनसुपरवाइज्ड पेशेंट्स में इस तरीके की सिचुएशन देखी जाती है। बाकी अगर हम ब्रेन पे इफेक्ट देखें किडनी डिजीज़ का, तो किडनी डिजीज़ की वजह से, या फिर ये बोला जाए कि हाइपरटेंशन से जो किडनी डिजीज़ हुई है, या किडनी डिजीज़ से जो हाइपरटेंशन हुआ है, इनडायरेक्टली हमारे हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। हार्ट की जैसे जस्ट मैंने अभी बात की, इस तरीके से हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, कि सीजर प्रेसिपिटेट कर सकता है, सीजर होता है दौरा आना, ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, आपके विजन को अफेक्ट कर सकते हैं, सो ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है अगर बहुत बीपी बढ़ा है किडनी इंजरी में। तो इस तरीके के इनडायरेक्ट इफेक्ट भी किडनी डिजीज़ के देखे जाते हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल में, जहाँ अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैम एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं, तो क्या प्रेग्नेंट लेडी इस समय डिलीवरी के दौरान अपना जो 9 महीने का ये समय है, क्या इस दौरान एक्सरसाइज कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो क्या जो किडनी की बीमारी है इस पर किसी भी तरह का असर पड़ता है किडनी पर? एक्सरसाइज जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए वो एक ट्रेन्ड एंड सुपरवाइज्ड वे में ही होना चाहिए। ट्रेनर जो इस चीज़ में ट्रेन है कि जो एक प्रेग्नेंट फीमेल को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट एंड ट्रेनिंग दे सके। अगर मैं बात करूं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज की, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद लो वेट ये रिकमेंडेड है। इससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं कि शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, हाइपरटेंशन मेंटेन रहता है, एंड एक स्ट्रेस लेवल कम रहता है प्रेग्नेंट फीमेल का, जिससे कि बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन भी बना रहता है। सो इनडायरेक्टली अगर हम अपना हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ किसी को हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको कंट्रोल रखते हैं, एक कंट्रोल वे में चलने देते हैं चीज़ों को, तो किडनी इंजरी से हम बच सकते हैं। सो एक्सरसाइज इज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट हर पेशेंट के लिए एक अलग तरीके की अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। मैम, किडनी डैमेज को क्या पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, अहम है, और ये भी कि डायलिसिस अगर कराते हैं तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? किडनी डैमेज का कारण जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज किडनी डैमेज क्यों हुआ, बहुत तरीके के किडनी फेलियर के कॉजेज़ होते हैं। हर चीज़ को अगर हम सही टाइम पे डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट अगर उसका अवेलेबल है, उसको इसकी जानकारी समझते हुए कि ये डिजीज़ क्यों हुई है, इसका आगे ट्रीटमेंट क्या है और इसका आगे प्रोग्नोसिस क्या रहेगा,
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किडनी बीमारी पूरी तरीके से हील नहीं होती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो परमानेंटली किडनी को डैमेज करके चली जाती हैं, जो कि हालांकि ऐसी डिजीजेस का परसेंटेज कम है और कम देखने को मिलता है, बट कुछ किडनी डिजीजेस बड़ी डिवास्टेटिंग होती हैं और कुछ किडनी डिजीज को हम नॉर्मल फ्लूइड से, एंटीबायोटिक से डील करके रिकवर कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है उस किडनी डैमेज के कॉज का, कि किडनी फेलियर क्यों हुआ है प्रेगनेंसी में, और उसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट की बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है कि किडनी कितना रिकवर करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। ये थी डॉक्टर हर्षिता शर्मा, जिन्होंने किडनी से जुड़ी हुई बीमारी के बारे में आपको बताया कि देखिए कब ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, और अगर ये बीमारी, ये डिसीज़ आपको हो गई है तो ऐसे में कैसे इसका बचाव करना है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, आपको कौन से टेस्ट कराने हैं और कब डॉक्टर के पास जाना है। तमाम सवालों के जवाब आपने पाए डॉक्टर हर्षिता शर्मा से। बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आयुष्मान में एक नए सब्जेक्ट के साथ। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।